जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चल। ये जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लास्ट डेज के मेंटोरशिप बैच में डे नंबर 5 है। डे नंबर 5 के टॉपिक्स आप लोग देख लीजिए। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, सूरत विभाजन, होम रूल लीग, राज्य व्यवस्था में न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरण के बारे में, भूगोल, प्रमुख नदियां, इनके नाम लिखे हुए, मेकोंग, वोल्गा, नील, मिसिसिपी कवर करेंगे। विज्ञान में तंत्रिका तंत्र और जो संवेदी अंग है उनको, पर्यावरण में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स को, और अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र यानी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होता है इसको कवर करेंगे। ये इंग्लिश मीडियम में भी आपका गिवन है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर में बता दिया आपको। आपको अपने फोल्डर को चेक करते रहना है। जो आपका बैच है कैंसर एजुकेशन एप्लीकेशन में, बैच को ज्वाइन करने के बाद जो फोल्डर बने हुए हैं उसमें करंट अफेयर का फोल्डर देखिएगा। डेली बेसिस पर नवीन आपको जो है अपडेट मिल जाएगा। मतलब उस फोल्डर में हर दिन नए टॉपिक ऐड कर दिए जाएंगे करंट अफेयर के, उसको आपको फॉलो करते जाना है। यूपी स्पेशल के रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस गिवन है, उसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। हाइल्ड नोट्स मेरे हिसाब से आपको जो है 10-15 दिवस में कंप्लीट कर लेना चाहिए था। आधे कुछ लोगों के हो भी चुके हैं हाइल्ड नोट्स। जिसके हो चुके हैं कमेंट करके बताइए। जो लोग हाइल्ड नोट्स पूरा पढ़ चुके हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पूरा देख चुके हैं, डेली टॉपिक वाइज पढ़ते रहना है आपको। ठीक है, ये लास्ट डेज के टॉपिक वाइज नोट्स हैं। इसके साथ करंट अफेयर, हाइल्ड नोट्स पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट अभी भी दिया जा सकता है। अभी भी कोई इतनी देर नहीं हुई है। एक अच्छा अटेम्प्ट देने के लिए कोई देर नहीं हुई है। अगर आप डिसिप्लिन्ड है, अगर आप अच्छे तरीके से डेली बेसिस पर 8 से 9 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे पेड बैच में आने के बाद। पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार, क्योंकि ये बहुत पहले पूछा गया था, 2019 वाले में पूछा गया था। तब से पार्टीशन ऑफ बंगाल से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस बार काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन कैसे क्या क्या होता है, इसका आफ्टर मैथ क्या है, इसकी प्रतिक्रिया क्या थी, कब पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनिविल किया जाता है, कौन से दो नए जो है क्रिएट किए गए थे भाग बंगाल को पार्टीशन करके। बंगाल को पार्टीशन करने का मेजर इंटरनल उद्देश्य क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी में डिवाइड क्रिएट करना ब्रिटिशर्स का, लॉर्ड कर्जन की नीति, ये सब देखिएगा। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, उसके एलिमेंट्स क्या क्या थे, कौन कौन सपोर्टर्स थे, सब हमने कराया हुआ है। और हाइल्ड नोट्स में भी इसके बारे में मिल जाएगा थोड़ा बहुत, उससे भी पढ़िएगा आप। स्वदेशी के दौरान कुछ जो इंस्टीट्यूट्स क्रिएट हुए थे उनके बारे में पढ़िएगा। जैसे स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो लिंगुआ फ्रांका है वो किसको बनाया गया था, एक बार एग्जाम पूछा गया था बीपीएससी में। लिंगुआ फ्रांका हिंदी भाषा बना दी गई थी। हिंदी लैंग्वेज को लिंगुआ फ्रांका घोषित किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय, बंगाली को नहीं। सूरत स्प्लिट कैसे कैसे होता है, कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार थे। सूरत स्प्लिट के बाद अगला सेशन जो हुआ था 1908 का, उसमें
सेशन को मेहता कांग्रेस के नाम से जाना गया था। तिलक और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग मूवमेंट है, इनका उद्देश्य क्या था, होम रूल लीग कहाँ कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी दोनों की, और कौन कौन मेजर जुड़े व्यक्ति थे। ठीक है, जैसे एनी बेसेंट के होम रूल लीग के जो अध्यक्ष बने थे वो अरुंडले बने थे। ठीक, कौन बने थे, जॉर्ज अरुंडले। और कौन कौन जुड़े थे अरुंडले के अलावा, सीपी रामस्वामी अय्यर, BW वाडिया जुड़े थे एनी बेसेंट की लीग से। एनी बेसेंट की लीग की शाखाएं ज़्यादा थी, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से तिलक की लीग की तुलना में कमज़ोर लीग थी एनी बेसेंट की। तिलक की होम रूल लीग के बारे में अगर हम बात करें, इन्होंने अपनी लीग का प्रचार मराठा और केसरी नामक अपने जो है पत्र से किया था। तिलक की होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष थे जोसेफ बाप्टिस्टा, और NC केलकर इसके संगठन सचिव बने थे, यानी सेक्रेटरी। तो तिलक की लीग वगैरह के बारे में हो गया। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरणों के बारे में, बेसिकली इनके कार्य क्षेत्र के बारे में, जजेस वगैरह के बारे में ये सब आता है। जैसे 2019 में क्वेश्चन आया था, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारता, इसको गलत माना है क्वेश्चन आयोग ने अपनी मॉडिफाइड की में। सेंट्रल लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिफाइन करने की अनन्य अधिकारता नहीं है एज पर यूपीपीएससी आयोग। ये स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया यहाँ पर, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारता नहीं है। ठीक है, एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफिशियल मॉडिफाइड की। सर्वोच्च न्यायालय भारत संविधान का संरक्षक है, लेकिन सेंट्रल लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में इनका एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन नहीं है। ठीक है, तो डी यहाँ पे सही माना गया था। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए भी किस किस आर्टिकल में क्या क्या दिया है, उच्च न्यायालय के बारे में, न्यायाधीशों के बारे में, सैलरीज वगैरह के बारे में, और खासकर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो भी दे दूंगा, कल तक आपके इसमें जोड़ देंगे। इम्पीचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जजेस का, क्योंकि इम्पीचमेंट संबंधी आपने देखा होगा जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के लिए ये प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। भले ही प्रक्रिया खत्म ना हो, लेकिन आयोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इम्पीचमेंट के बारे में। आगे आने वाले यूपीएससी एग्जाम में भी आना है, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इससे। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जजेस का इम्पीचमेंट जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके बारे में पूछेंगे। उच्च न्यायालय देख लेना है आपको, उच्च न्यायालय के बारे में फैक्ट्स कवर कर लेना है, और देखना है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ट्रिब्यूनल भूगोल में ये नदियां हैं, इसको कोशिश करिएगा वर्ल्ड मैप से ट्रैक कर लीजिएगा, और इनका जो मतलब कह सकते हैं देशों में पड़ती हैं नदियां, उससे देख लीजिएगा इनका कोई सहायक नदी है, या कोई ऐसा ये लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं नदियां, या कोई पेक्यूलियर फीचर इनके बारे में है, तो वो सब इसमें कवर कर लीजिएगा। कांगो रिवर, लिम्पोपो रिवर, जाम्बेजी, नाइल, मिसिसिपी, राइन, वोल्गा, मेकॉन्ग, इनके बारे में देख लीजिएगा। आगे तंत्रिका तंत्र और इंद्रिय अंग, CNS, PNS, ANS क्या होता है, ये बहुत अच्छे से देख लेना है आपको। सबका अलग अलग फंक्शन क्या है, कौन कौन से पार्ट्स इनके फंक्शन संचालित करते हैं, संवेदी अंग कौन कौन से हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। ठीक है, और इनके संबंधित जो विशेष संरचना, रेटिना, कॉर्निया, लेंस का क्या क्या काम है, कर्ण, पटल, कॉक्लिया का क्या क्या काम है, पर्यावरण में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इनकी डेफिनेशन वगैरह, और 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है, और भारत के जो 12 जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, यूनेस्को के मैन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड कौन कौन से हैं। लास्ट रजिस्टर हुआ था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इससे तो यूपीएससी तक में क्वेश्चन आता है, 2023 में भी आया था इससे। देखिए कि कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, कौन से सेक्टर में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। जीडीपी की ये जो फॉर्मूला वाली चीज़ें हैं ये भी देख लीजिएगा, बहुत बेसिक सा है ये, लेकिन कई बार बेसिक से भी आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में अच्छे से आपको पता होना चाहिए प्राथमिक क्षेत्र कौन से हैं, द्वितीयक कौन से हैं, तृतीयक कौन से हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सा क्षेत्र देता है, सबसे ज़्यादा जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कौन सा क्षेत्र देता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट अभी भी प्राथमिक क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर देता है, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है।